Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 26 July 2020. Let's start this session. तो मैं ये बता दूँ आज संडे का न्यूज़पेपर है, तो आज न्यूज़ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी कम न्यूज़ है, तो प्लीज़ कॉपरेट. सो आर फर्स्ट न्यूज़ इज़, हाँ, ये एक न्यूज़ थी कि स्ट्रिंजेंट एनएसए टू बी इन्वोक. तो इसमें न्यूज़ हमारी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मर्डर वर्डर से कुछ बात है, लेकिन इसमें एक एनएसए का जिक्र हो गया था. तो एनएसए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम. एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं. इसमें क्या होता है, अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर मंथ्स. पर्सन इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, मतलब इसमें पहले से ही किसी भी इंसान को पकड़ लिया जाता है अगर लगता है कि वो इंसान बाद में कुछ थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो उस इंसान को पहले पुलिस पकड़ लेती है और उसको चार्ज भी नहीं किया जाता है. डज नॉट नीड टू बी चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन. जैसे अगर आप नॉर्मल पुलिस किसी को पकड़ेगी तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता. इस केस में बताया डीज नॉट बी टू बी चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन. उसे चार्ज करने की जरूरत नहीं है. अगर हमने एनएसए के थ्रू पकड़ा है तो उसे चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है, उसे कोर्ट वोर्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है. ये कब आया था? ये 1980s में आया था ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ये लेके आई थी. इसमें करीबन 12 महीने के लिए डिटेन कर सकते हैं. इसमें कभी कभी नज़र बंद कर देते हैं. घर में हाउस अरेस्ट आपने सुना होगा, नज़र बंद जिसे बोलते हैं, वो भी कर देते हैं. इसमें हाउस अरेस्ट अप टू 12 मंथ. जैसे अभी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 378 का इतना चल रहा था, तो वहाँ महमूमा वो जो वहाँ के थे, आई डोंट नो द नेम, लेकिन वहाँ पे थे, उनको भी एनएसए लगाया गया था. वहाँ के जो फेमस पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको. A person can be detained under the national security can be held for 10 days without being told the charge. कम से कम 10 दिन तो ये भी है कि उन्हें बताएंगे ही नहीं. ये भी इसमें रूल है कि अगर चाहें तो हम 10 दिन तक ये भी ना बताएं कि उन्हें किस चीज़ के लिए पकड़ा गया. 1 साल भर के लिए तो हम इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, और 10 दिन तो हम बताएंगे भी नहीं कि हमने आपको अरेस्ट करा क्यों. ये भी इसके अंदर रूल है. और इसकी अपील हो सकती है हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट में इसकी अपील हो सकती है, बट उनको लॉयर नहीं दिया जाएगा, लॉयर उन्हें नहीं दिया जाएगा, बट दे आर नॉट अलाउड अ लॉयर ड्यूरिंग द ट्रायल. तो हमें बस ये याद रखना है एनएसए में. हाँ, और इसके लिए एक फंडामेंटल राइट में भी आपने देखा होगा, अगर आपने फंडामेंटल राइट बहुत ध्यान से पढ़े तो एक आर्टिकल है 22/3. इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी जिक्र हुआ है. अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज रेफर टू लक्ष्मीकांत, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है. तो बस आपको ये याद रखना है कब ये किस गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट लेके आई. इसमें डिटेन कर सकते हैं अप टू 12 मंथ्स. 10 दिन तक उनको चार्ज भी नहीं बताएंगे. अपील इसकी हो सकती है हाई कोर्ट में. और बस इसमें यही जानना है, और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट. बस आप ये रेफर करिएगा प्लीज़ लक्ष्मीकांत. मैं आर्टिकल यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ. आर्टिकल है 22/3. इसमें दोनों गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिटेन कर सकती है. ऐसा नहीं है कि केवल सेंटर डिटेन करेगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो भी किसी को डिटेन कर सकती है. अभी ये यूपी सरकार ही कर रही होगी, यहाँ गाजियाबाद है तो यूपी सरकार कर रही होगी. तो दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकती है अंडर एनएसए. इसीलिए बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट भी है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी. रायगढ़ फार्मर को रिलीफ ऑन ट्री बेसिस. तो रायगढ़ तो पहले मैं आपको बता देता हूँ महाराष्ट्र में. तो यहाँ क्या हुआ था, अभी एक साइक्लोन आया था निसर्ग. आपको यही क्वेश्चन आज का यही है कि निसर्ग नाम इसको किसने दिया है. साइक्लोन निसर्ग किसने नाम दिया और किस कोस्ट पे आया था. 2 क्वेश्चन है इसमें. निसर्ग ये साइक्लोन है. आपको ये तो सब पता है ना, टाइफून क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, और ये विली विली करके होता है, ये सब आपको पता है. तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये. हर कॉन्टिनेंट की अलग अलग चीज़ें होती हैं. टाइफून अलग होता है, साइक्लोन अलग होता है, विली विली अलग होता है. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. फिलहाल आपका क्वेश्चन ये है कि निसर्ग कहाँ का है, निसर्ग का नाम किसने दिया और किस कोस्ट पे. तो अभी इसमें न्यूज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी. इसमें यह था कि निसर्ग साइक्लोन से जितने भी पेड़ पौधे टूट गए हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको रिलीफ देगी, फार्मर्स को इतना पैसा दे देगी जिसके जितने पेड़ खराब हुए हैं उनके लिए. तो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये निसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज आप मेरे को ये बताएंगे. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये एक इसमें बस आपको इतना याद रखना है जितना मैं बता रहा हूँ. स्ट्रेडिवेरियस वायलिन. स्ट्रेडिवेरियस वायलिन ये हैंडमेड होता है वायलिन. ये किससे रिलेटेड है, किस म्यूजिक से? तो बस इतना याद रखिए, कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है. कार्नेटिक म्यूजिक, अगर आपने म्यूजिक पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर, तो 2 होते हैं. एक होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, एक होता है कार्नेटिक म्यूजिक. हिंदुस्तानी म्यूजिक में 10 तरह के और होते हैं, ध्रुपद, ताल, भोल, ये सब आपने पढ़े होंगे. अगर डिटेल में बताऊँ, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है. ख्याल वयाल सब इसमें ही आता है हिंदुस्तानी में, लेकिन ये कार्नेटिक म्यूजिक है. तो आपको कार्नेटिक म्यूजिक में आता है स्ट्रेमेंडियस वायलिन. बस आपको इतना याद रखना है और इसमें कुछ याद नहीं रखना है. सो द नेक्स्ट न्यूज इज, ये तो आपको पता है, मैंने फिर भी बता दिया. कैबिनेट डिसीजन जो होता है बाइंडिंग होता है गवर्नर पे. जो कैबिनेट बोलती है वही गवर्नर को करना पड़ेगा. मतलब गवर्नर वर्क्स एज ए एक्ट एंड एडवाइस ऑन द कैबिनेट मिनिस्टर्स. हिंदी में बोलूँ तो गवर्नर को सह मंजूरी लेनी पड़ती है
कैबिनेट मिनिस्टर्स की, उनके बिना वो काम नहीं होगा। तो इसके लिए कौन सा केस है? 5 जज की बेंच थी नबम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर। आपको नाम रखना ही, अगर कहीं रिटन में आता है सेकंड वाले पेपर में, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, अगर गवर्नर के ऊपर कोई आर्टिकल आता है कि गवर्नर के पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स तो है ही नहीं, उन्हें हमेशा एक्ट एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी कैबिनेट मिनिस्टर्स की, उन्हीं के थ्रू काम करना पड़ेगा। तो ये वाले केस का नाम आप लिखेंगे हेल्ड डेटा गवर्नर कैन नॉट एम्प्लॉय हिज डिस्क्रिशन, गवर्नर अपने आप काम नहीं कर सकता, एंड शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट टू समन द हाउस, और हमेशा एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, भले ही हाउस को बुलाना है, मतलब उनके जो हाउसेज हैं स्टेट में, जो लेजिस्लेचर होता है, भले उसको बुलाना है, प्रोरोग करना, भले उसको सम्मन करना, तब हमें एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी कैबिनेट मिनिस्टर की। ये इस केस में बोला गया था। इसके लिए आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 163 है। प्लीज रेफर योर लक्ष्मीकांत, यही आर्टिकल है। फिर भी आप पढ़िएगा एक बार लक्ष्मीकांत में जाके कि आर्टिकल 163 क्या है। यही है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एड एंड एडवाइस से बाउंड होता है हमारा गवर्नर। इसमें यह भी लिखा गया था कोर्ट सेड द गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर आर लिमिटेड। मैंने जो आपको बताया कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर लिमिटेड होती है, पर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती कहाँ है? जैसे अगर कोई बिल आ रहा है तो उसके लिए असेंट चाहिए होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो वो इस बिल को रोक सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के असेंट के लिए। जैसे बहुत बार होता है कोई स्टेट का बिल है तो गवर्नर साइन करेगा तब वो एक्ट बनता है, लेकिन वो इसको रोक सकता है फॉर अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। स्पेसिफाई लाइक गिविंग असेंट फॉर विद होल्डिंग रेफरिंग अ बिल टू द प्रेसिडेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। जैसे चीफ मिनिस्टर को भी गवर्नर अपॉइंट करेगा। जैसे अगर कोई, अभी फिलहाल हमारी सरकार चल रही है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हमारी सरकार चल रही है राजस्थान गवर्नमेंट, ये एग्जांपल है, प्लीज कोई दिल पे नहीं लीजिएगा। तो राजस्थान गवर्नमेंट में हमारी सरकार है, तो मान के चलिए अभी गहलोत सरकार की अभी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, तो अगर गवर्नर को पता चल जाता है कि गहलोत सरकार पे इतने एमपी एमएलए नहीं है, तो ये कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाएंगे और फिर गहलोत सरकार को हटा देंगे, तो गवर्नर किसी और को अपॉइंट कर लेगा, किसी और को अपॉइंट करेगा एज अ सीएम। तो ये इसी में लिख रहा है डिसमिसल ऑफ अ गवर्नमेंट विच हैज लॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बट रिफ्यूजल टू क्विट। अब अगर किसी तरह स्पीकर को पता चल गया कि गहलोत सरकार के पास ज्यादा लोग नहीं है कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए, तो गवर्नर जो कहेगा कॉन्फिडेंस मोशन लाओ, और गहलोत सर की सरकार गिरा देगा और किसी और को सीएम पद के लिए मना लेगा, किसी और को सीएम पद दे देगा, मतलब ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो आपको बस इतना सब डिटेलिंग नहीं जाननी है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि गवर्नर जो कैबिनेट डिसीजन होती है बाइंडिंग होती है गवर्नर पे, बस, और आपको कुछ नहीं जानना है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये भी कुछ आज कुछ न्यूज़ है ही नहीं, मैं पता है फालतू में निकाल निकाल के न्यूज़ लेके आया हूँ आज, वरना आप लोग कहते कि सर आज न्यूज़ नहीं आई, जबकि आज कोई न्यूज़ ही नहीं थी अखबार में। तो ये EIA नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आया 2020 का। तो अभी गवर्नमेंट जो है वो इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा हुआ है। पब्लिक ओपिनियन, कोई भी चाहे ओपिनियन दे सकता है इस बिल के ऊपर। जो EIA का नोटिफिकेशन है, आप भी चाहें तो आप भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं जाके पोर्टल पे। तो EI नोटिफिकेशन को जयराम रमेश, ये हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं जो कांग्रेस में तो ये अभी बहुत गलत बोल रहे थे कि क्लियरेंस रूल्स, गलत क्या मतलब अपोजिशन ही कर रहे हैं अबाउट EI नोटिफिकेशन। तो अपोजिशन किस बात का, ऐसा लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। EI नोटिफिकेशन में क्या एक प्रॉब्लम आ गई है कि पहले क्या होता था, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस पहले ली जाती थी। अगर आपको प्रोजेक्ट शुरू करना है तो पहले आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, लेकिन EI नोटिफिकेशन में क्या आया कि पहले आप प्रोजेक्ट बना लो, आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का जो क्लियरेंस है वो आप बाद में ले लेना, भले आपका जब प्रोजेक्ट बन जाए आप बाद में क्लियरेंस ले लेना, आप पहले प्रोजेक्ट बना लो। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना लोगे फिर तो पैसा ले दे के आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले ही लोगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप गिरा थोड़ी दोगे जब वो पूरा कंप्लीट हो गया, पैसे का भी लॉस, मनी का भी लॉस, इतना सब लॉस हो जाएगा, तो बाद में क्यों लोगे क्लियरेंस? क्लियरेंस तो पहले होनी चाहिए। तो इसमें बस यही नोटिफिकेशन में यही गड़बड़ है। तो हो सकता है वो जब इसको बिल लाएं या एक्ट लाएं तो इसको सही करेंगे, अभी तो नोटिफाई करा है बस, तो सही कर ही देंगे इसे वैसे तो। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये एक आज की बस एक यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, प्लीज रेफर इट। अभी GI टैग मिल गया किसको? कश्मीर सैफरॉन। सैफरॉन, हाँ सैफरॉन होता है केसर, आप लोगों ने खाया होगा दूध में डाल के। फॉर माई साउथ इंडियन फ्रेंड्स इसको बोलते हैं कुनकुमा। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट बट आई थिंक इन साउथ इंडियन इट इज कॉल्ड कुनकुमा। ऑल दे आर स्पीकिंग इंग्लिश में बोलने को बोलते हैं सर, लेकिन मेरे को इतना अटैच नहीं हो पाता हूँ आपसे। मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ लेकिन आपसे वो अटैच वाली फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी कोई वर्ड्स जो साउथ इंडियन फ्रेंड्स के लिए लेते आऊँगा। तो केसर को साउथ इंडिया में बोलते हैं कुनकुमा, हिंदी में बोलते हैं केसर, और वैसे इंग्लिश में बोलते हैं सैफरन। तो इसको अभी GI टैग मिल गया। अच्छा GI टैग दिया कैसे जाता है? GI टैग का एक एक्ट है, GI टैग एक्ट करके आप ध्यान रखिएगा 1999 का, इसके थ्रू GI टैग दिया जाता है। तो बस आपको याद रखना है कश्मीर के सैफरन को अभी GI टैग मिला है, ये वाला एक्ट का नाम ध्यान रखना है। अच्छा एक WTO में ट्रिप्स करके और है,
ट्रिप्स, जो क्या कहते हैं आईपीआर, ये आईपीआर के अंदर आता है, अगर आपको पता होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगर आपने पढ़े होंगे तो जीआई जो आता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है, और आईपीआर जो आता है वो डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स के अंदर आता है आईपीआर, तो आईपीआर आते हैं इसमें। तो ये ट्रिप्स के अंदर भी है जीआई एक्ट। इतना डिटेलिंग आपको जानने की जरूरत नहीं है एक्चुअली ये तो मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान आ जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको ये याद रखना है जीआई टैग अभी किसको मिला, कश्मीर के सैफरन को मिला, किस एक्ट के थ्रू, जीआई टैग 1999 का एक एक्ट है, तो इसके थ्रू मिला है। अच्छा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें एक करेवा फॉर्मेशन है 11th क्लास की एनसीईआरटी में, प्लीज इंडियन जो है फिजिकल वाली, उसमें एक करेवा फॉर्मेशन, नहीं पढ़ी तो प्लीज रेफर, सेकंड चैप्टर में ही दे रखा है, जो फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है इंडिया का, तो उसमें दे रखा है करेवा फॉर्मेशन। करेवा फॉर्मेशन क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं क्ले के, डिपॉजिट ऑफ क्ले। तो ये करेवा जो होती है कोई एक मिट्टी टाइप की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत यूजफुल होती है इसके लिए, सैफरॉन के लिए, सैफरॉन के लिए। सैफरॉन की कौन सी वैरायटी जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जाफरान, जाफरान, जाफरान भी एक वैरायटी का ही नाम है सैफरॉन की। तो करेवा फॉर्मेशन आर वेरी यूजफुल फॉर जाफरान, इसे उगाने के लिए, सैफरॉन को उगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है करेवा, ये ऊपर ही पाई जाती है इन द कश्मीर रीजन, ये और ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी का पार्ट है, मैंने इसीलिए स्टैटिक को भी कवर कर दिया, तो आप चाहें तो आप ये रेफर कर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो टू क्लास 11th एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल वाली जो है, उसका चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देखिएगा। यहाँ जितना मैं बता सकता था मैंने बता दिया, वैसे इतना ही लिख रहा है वहाँ पे भी, बस आप ध्यान रखिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, ये ऑस्ट्रेलिया ने भी रिजेक्ट कर दिया चाइना सी का क्लेम, जो मैं आपको 9 डैश लाइन पहले भी बता चुका हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी वो क्लेम रिजेक्ट कर दिया, चाइना बोलता है हमारा एरिया है, ऑस्ट्रेलिया भी बोल दिया ऐसा कुछ आपका नहीं है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, न्यूज़ तो बस इतनी थी और कुछ नहीं थी। अब ये सब क्या है, इतना बवाल हो रहा है, मैं आपको अलग बताता हूँ। ये देखिए अभी क्या हुआ है, साउथ चाइना, ये हमारा चाइना है, जो ये वाला रीजन है ये हमारा चाइना। तो अब इसने क्या करा, 9 डैश लाइन बना ली, अगर आप इसको गिनेंगे तो 9 डैश लाइन है, ये इन सब कंट्रियों के देखिए आसपास से, साउथ चाइना सी के अंदर है, साउथ चाइना सी है हमारी, ये जो आई है साउथ चाइना सी है। तो चाइना ने बहुत सारा क्लेम कर लिया, मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स रीचिंग ऑलमोस्ट टू द फिलीपीन शोर, और यहाँ पे देखिए फिलीपींस के कितने पास आ गए, और यहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए बहुत ज़्यादा। तो ये किस चीज़ का वॉयलेशन कर दिया है चाइना ने, ये वॉयलेशन कर दिया EEZ का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। मैं बताता हूँ अभी EEZ होता क्या। तो फिलीपींस वाले जो लोग हैं वो चलेगा यूएन क्लॉज में। यूएन क्लॉज क्या है, एक लॉ ऑफ द सी है, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है फॉर लॉ ऑफ द सी, ये 1982 में बनी थी, आपको बस ये याद रखना है, यूएन क्लॉज क्या है, लॉ ऑफ द सी है, और ये यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन क्लॉज। तो फिलीपींस वाले चले गए थे फॉर चाइना, लेकिन यूएन क्लॉज का डिसीजन जो होता है वो बाइंडिंग नहीं होता, इसलिए यूएन क्लॉज ने डिसीजन भी दिया था कि चाइना का क्लेम कुछ नहीं है साउथ चाइना सी में, फिलीपींस की जमीन है, जितनी ये वाली है सबकी अपनी अपनी जमीन है। लेकिन जो चाइना वो मानेगा नहीं, क्योंकि यूएन क्लॉज कोई बाइंडिंग डिसीजन है नहीं, वो तो एडवाइजरी डिसीजन है, तो चाइना माना नहीं है। सो अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखिए हमारा ये पहले ये समझ लीजिए क्या होता है, ये हमारी बेस लाइन है। बेस लाइन मतलब यहाँ से लैंड खत्म होता है, यहाँ से पानी शुरू होता है, तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स NM लिखेंगे तो होती है हमारी टेरिटोरियल सी। यहाँ से बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, तो ये होती है हमारी कंटिग्यूअस जोन, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आपको 3 चीज ध्यान रखनी है, टेरिटोरियल सी कहाँ तक होता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक, कॉन्टिग्यूअस जोन होता है 24 नॉटिकल माइल तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक। इसके बाद हाई सी शुरू हो जाती है। टेरिटोरियल सी में हमें सबको चला होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्टिग्यूअस जोन 4 होता है कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम में कोई आ रहा है जा रहा है उस सब के लिए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है हमारी क्या कहते हैं, कोई हमें अंडर डेप्थ माइनिंग करती है फॉर रिसोर्सेज, और अगर बाहर से कोई अंदर घुस रहा है, मतलब कोई दूसरी कंट्री का शिप अंदर घुस रहा है, तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी इधर घुसने के लिए। तो बस आपको इतना इसमें ध्यान रखना। अभी EEZ को आप ध्यान रखिए, देखिए बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा EEZ होता है, किसी भी कंट्री का अधिकार इतना ही होगा 200 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम बेस लाइन। अब देखिए पुरानी पिक्चर को, ये देखिए अब आप मान के चलिए फिलीपींस का 200 नॉटिकल माइल तो यहाँ तक होगा, और चाइना बोलता है इतना एरिया हमारा है। ऐसे ये ब्रूनी का तो यहाँ तक होगा, वियतनाम का तो यहाँ तक होगा, लेकिन इन सबका नॉटिकल 200 नॉटिकल माइल चाइना घेर के बैठा है। ये देखिए ये दिक्कत है, अब आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। अब मलेशिया का 200 नॉटिकल माइल यहाँ तक होगा, तो सबका इनने नॉटिकल माइल घेर लिया है। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इस आइलैंड का नाम याद रखिएगा, इस पर केस हो रहा था, स्पार्टली आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड फिलीपींस का आइलैंड है, तो इस पर केस हो रहा था, इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप बना रहे हैं। क्वाड ग्रुप आपको ध्यान होगा US और इंडिया सब मिलकर बना रहे हैं। इसमें क्वाड ग्रुप में कौन कौन है, एक तो इंडिया अपना प्यारा भारत, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 लोग मिल रहे हैं। और इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन में साउथ चाइना सी में इन सब काउंटर करने के लिए चाइना की पावर को ये 4 लोग मिलकर इसे क्वाड ग्रुप बना रहे हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है।
तो इससे बस यही न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, ये मैं आपको बता ही दिया। हाँ, अब ये न्यूज़ है, ये तो ऐसा कुछ है, इस वजह से आपको ये याद रखना है, नींद्र दल, क्या बोलेंगे मेरे को, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, नेंडेंथ्रेटल वेरिएंट ऑफ अ जीन। तो ये एक जीन का वेरिएंट है जिससे हमारे बॉडी में अगर पेन है तो उसकी सेंसेशन फील होती है, जैसे अगर बॉडी में कहीं चोट लगी तो उसकी सेंसेशन फील जो होती है वो इस जीन के कारण होती है, नींद्रडल। ये अभी फाउंड किया गया है इन साउथ अमेरिका और यूरोप के कुछ लोगों में। नींद्रडल जीन के अगर अकॉर्डिंग हमें सेंसेशन फील होती है इन पेन। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बहुत लोग ड्रग लेते हैं या बहुत लोग क्या कहते हैं दारू वारू पी लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उनको ये सेंसेशन फील ही नहीं होती, क्योंकि ये वाला जो जीन है वो कम हो जाता है, नींद्रडल। तो इसकी वजह से आपको बस ये जीन का नाम ध्यान रखना है जिसकी वजह से सेंसेशन फील हो सकती है पेन की, बस आपको इसमें और कुछ नहीं ध्यान रखना है। ये टिनी बग स्लेयर क्या चीज़ है? अभी क्या होता था, मेडागासर में एक रिसर्च हो रहा था। मेडागासर, आप बताएंगे मेडागासर कहाँ पर है, किसकी कंट्री है, किस उसकी कॉन्टिनेंट में कंट्री? मेडागास्कर। हाँ, नाम कितना सॉलिड है। सजेस्ट दैट डायनासोरस एंड पिटोसोरस एक्सटिंक्ट फ्लाइंग रेप्टाइल हैड एक्सट्रीमली स्मॉल एंसेस्टर्स। तो इसमें बस ये रिसर्च में पाया गया तो डायनासोरस के एंसेस्टर्स हैं वो बहुत छोटे होते। कितने छोटे थे? अप टू 10 सेंटीमीटर टॉल। उसका नाम क्या है? कोंगोपन कैली। कोंगोपन कैली। जो डायनासोरस के पुराने पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो बहुत छोटे थे। कितने छोटे थे? 10 सेंटीमीटर्स के बस। उनका नाम क्या है? कोंगोपन कल्ली कैली। इनको मेगलेसी की लैंग्वेज में, मेलगैसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? टिनी बग स्लेयर। इनको टिनी बग स्लेयर बोलते हैं इन मेलगैसी लैंग्वेज। इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है कोंगो नाफोन, कोंगो नाफोन कैली। तो ये 10 सेंटीमीटर तक के ही होते थे। बस आप इसमें आज इस न्यूज़ में बस यही था कि जो डायनासोरस के पूर्वज थे वो इतने छोटे थे और डायनासोरस बताइए कितने बड़े थे। तो आप बस नाम ध्यान रखिएगा, और इनको टिनी बग स्लेयर्स भी बोलते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। सो द नेक्स्ट न्यूज़, ये कल मैं क्वेश्चन पूछा था तिरुमला टेम्पल, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत लोगों ने आंसर दिया। मैं बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश में कौन से भगवान है इसमें? वेंकटेश्वर। वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर भगवान जी हैं। तो ये विष्णु भगवान का एक स्वरूप है। तो मैंने कल पूछा था टेम्पल आर्किटेक्चर कौन सा है, तो बहुत अच्छे लोगों ने आंसर दिया, द्रविडियन आर्किटेक्चर है। 3 तरह के होते हैं, नागर, वेसर और द्रविडियन। नागर जो होता है नॉर्थ इंडियन में होता है, वेसर जो होता है वो मिक्सड होता है, और द्रविडियन होता है जो साउथ इंडियन में हमारे पाया जाता है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है। एक तो होता है हमारा गोपुरम। गोपुरम क्या होता है? एंट्रेंस गेटवे, जैसे आप देख सकते हैं गोपुरम। फिर होता है विमान। विमान ये हमारा ये वाला पार्ट जो होता है, विमान जो होता है। अच्छा, नागर और द्रविडियन में यही फर्क होता है सॉरी, जो नागर और द्रविडियन में बस यही फर्क होता है। देयर इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन नागर एंड द द्रविडियन स्टाइल, दैट द द्रविडियन स्टाइल इज वेरी स्टीप लाइक अ पिरामिड। द्रविडियन स्टाइल जो होता है बहुत स्टीप होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, लाइक अ पिरामिड। पिरामिड आपने देखा होगा ऐसे ट्रायंगुलर शेप होता है, तो द्रविडियन भी ऐसे एकदम स्टीप होता है। जबकि नागर जो होता है थोड़ा कर्व होता है। तो ये देखिए एकदम स्टीप है, स्टीप है, एकदम सीधा है। बस आपको ये याद रखना है, स्टेप पिरामिड दैट राइजेस अप ज्योमेट्रिकली, ऐसा होता है। शिखर, शिखर ऊपर का जो क्राउनिंग एलिमेंट होता है उसको हम शिखर बोलते हैं। गर्भगृह, यहाँ पे हमारे डीटी रखे जाते हैं, डीटी या भगवान जिनको बोलते हैं उन्हें हम गर्भगृह में रखते हैं। मंडप, मंडप ये पाथवे होता है, गेटवे से और भगवान जी के पास जाने के बीच का जो रास्ता होता है उसको हम मंडप बोलते हैं। तो गोपुरम हमारा एंट्रेंस होता है, विमान हमारा टेम्पल का टावर होता है, शिखर हमारा क्राउनिंग एलिमेंट होता है, गर्भगृह हमारा भगवान जी जहाँ रखे जाते हैं, डीटी जहाँ रखे जाते हैं, और मंडप पैसेज या पाथवे बोल सकते हैं बिटवीन ज्वाइनिंग गोपुरम एंड द गर्भगृह। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, बहुत डिटेल होता है इसमें, मैंने लेकिन बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया। इसमें भी बहुत चीज़ें हैं, अगर मैं बताना चाहूँगा तो पूरा लेक्चर चला जाएगा। तो अगर आपको ये जानना है पूरा आर्ट एंड कल्चर का, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे इतना पूछा नहीं जाता जितना मेरे को ध्यान है CAPF में, लेकिन फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है कुछ पढ़ने के लिए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज आर ओवर। सो आज इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, मेरे को भी थोड़ा लग रहा था कि आज बनाऊँ ना बनाऊँ, फिर मैंने बना ही दिया छोटा सा लेक्चर। छोटा नहीं उतना ही बन गया होगा एक्चुअली, लेकिन न्यूज़ आज इतनी कवर नहीं हुई है। तो कोई बात नहीं, कल अच्छी न्यूज़ आएंगे, हम फिर से कवर करेंगे। मैं आपका एक भी दिन मिस नहीं होने दूंगा, जो भी न्यूज़ आएंगे मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग जितना लाइक शेयर करेंगे उतना मेरे को अच्छा लगेगा बनाने में। देखिए आज संडे था फिर भी मैंने न्यूज़ कवर करी, जबकि आज इतनी न्यूज़ नहीं थी, बस आप लोगों के प्यार के चक्कर में कि लोग बोलेंगे कि सर आपने वीडियो मिस कर दी। सो मैं कंटिन्यू डेली वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आज का क्वेश्चन आपको पता है क्या है? निसर्ग का नाम किसने रखा है? पहला क्वेश्चन तो यही है, और किस कोस्ट पे आया था? बस ये आज का एक ही क्वेश्चन है, निसर्ग का नाम किसने रखा। और आप घर पे जाके प्लीज़ आर्टिकल को रीड करिएगा, आर्टिकल 23(3)
प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ये फंडामेंटल राइट है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है, तो प्लीज़ रीड इट। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज वीडियो भी आ रही है 2 बजे, सर बना के दे रहे हैं फॉर आवर टीम, पूरी मेहनत कर रही है आपके लिए, तो प्लीज़ वॉच इट ऑन 2 PM ऑल्सो, एक न्यू वीडियो आ रही है। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।